नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को जस्ट इंडिया और माइक्रोन की ओर से सम्मानित करने का सिलसिला जारी है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए अलग अलग चरण में यह कार्यक्रम रखा गया है। जस्ट इंडिया के स्टूडियो में आयोजित इस कार्यक्रम में दूसरे दिन प्रमुख रूप से डॉक्टर राजेश डाले, डॉक्टर दिनेश सनसनवाल, डॉक्टर अरुण अरोड़ा और डॉक्टर SL वर्मा को सम्मानित किया गया। इस दौरान समाजसेवी चांद हुड्डा भी प्रमुख रूप से कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम कमिश्नर IAS प्रदीप गोदारा ने कोरोना काल में डॉक्टरों की भूमिका की प्रशंसा भी की। साथ ही डॉक्टरों ने कोरोना काल में किन परिस्थितियों में मरीजों का इलाज किया, इस संदर्भ में भी अपने अनुभव साझा किए। जस्ट इंडिया के एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा और माइक्रोन कंपनी से मुख्य अतिथि रिटायर्ड ब्रिगेडियर दीपक खुराना ने नगर निगम कमिश्नर IAS प्रदीप गोदारा को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती वीणा कौशिक कर रही हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की कुछ खास झलकी। कार्यक्रम आज माइक्रोन पृथ्वी फाउंडेशन के सौजन्य से आप तक पहुंचाया जा रहा है। इन्होंने भी बहुत सारा काम किया है कि 58,000 के करीब लोगों को, जिससे मजदूर पलायन कर रहे थे, उस समय भोजन की व्यवस्था कराई या प्रशासन के जो आदेश इन तक पहुंचे उसका पालन किया। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री प्रदीप गोदारा जी, जो यहाँ IAS अधिकारी हैं और नगर निगम कमिश्नर हैं। आप जानते हैं नगर निगम कमिश्नर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, ये थोड़ी जिम्मेदारी नहीं है। आपने किन किन चुनौतियों का सामना किया? 24 मार्च को हमारा पहला लॉकडाउन शुरू हुआ था, तो सभी बड़े घबराए हुए थे और हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे डिपार्टमेंट के अफसर साहिबान, उन्होंने बहुत अच्छी गाइडलाइंस में समय पर दी और उसके मुताबिक हमने SOP जो हमें मिली उसको एक्शन में लाने के लिए काम किया। सबसे पहले तो मैम हमने जो अपना कंट्रोल रूम था उसको सख्त किया। हमारा सफाई का कंट्रोल रूम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, वो मल्टीपर्पज़ कंट्रोल रूम बनाया हमने और राउंड द क्लॉक उसमें ड्यूटी होती है 24 आवर्स। और कभी भी करेंगे, उसका नंबर काफ़ी फेमस हो चुका है रोहतक में, कभी भी करेंगे तो कोरोना की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सफाई की प्रॉब्लम्स के सिवा हम उनको अटेंड करते हैं। उसके सिवा उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने डिफरेंट सेल्स क्रिएट किए। तो जैसे कोरोना का कोई केस आता था तो कंटेनमेंट जोन बनाने की बड़ी चुनौती थी और बार बार कंटेनमेंट जोन की भी परिधि जो थी बदल रही थी। पहले बहुत बड़ी परिधि थी, वो छोटी हो गई। तो हमारी ATP की लीडरशिप में हमने एक कंटेनमेंट जोन मैपिंग एक सेल बनाया, जो जब भी केस आता था वो अभी भी कर रहे हैं काम। और इसके सिवा बाकी कोई भी कंप्लेन आती है कोऑर्डिनेशन की, तो कंट्रोल रूम में जैसे हमारा नंबर सबको पता है, मैं दोबारा बताना चाहूँगा, कोई भी किसी को 1800-180-5007 ये नगर निगम का सेंट्रलाइज नंबर है। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि किसी समय आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और आप अपनी जो भी समस्या है उसको उसमें दर्ज करा सकते हैं। इस साल हमारी 2 बड़ी उपलब्धियाँ रही हैं। एक तो हमने रोहतक को फर्स्ट टाइम गार्बेज फ्री सिटी घोषित किया गया है भारत सरकार ने। ये पहली बार हुआ है कि हमारा रोहतक अब गार्बेज फ्री सिटी है। बहुत बधाई की बात है आप इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरा, रोहतक की जो स्वच्छता में रैंकिंग है वो 69th रैंक से 35th रैंक है। हम 4200 सिटीज़ में 35वें नंबर पे हैं भारत में और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल हम फर्स्ट 10 में भी आएंगे। उसके लिए हमने अपनी योजना बना ली है और उसको कार्यान्वयन करेंगे जल्दी। जी सर। और जैसे आप कह रहे हो कि कैसे किया, ये हमारा कंट्रोल रूम बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा जो हमने करीब 9 महीने पहले एस्टेब्लिश किया था। तो कोई भी कंप्लेन आती है तो हम खुद मॉनिटर करते हैं, उसका पूरा WhatsApp ग्रुप है। एक एक कंप्लेन को जो हमारे कंट्रोल इंचार्ज है कंट्रोल रूम के, इवन मैं भी उसको एक एक कंप्लेन को मॉनिटर करते हैं। बात करते हैं डॉक्टर दिनेश सनसनवाल जी से। आप अपना अस्पताल चला रहे हैं, सरसन फ्लैग अस्पताल। बहुत सारी चुनौतियां आपने देखी होंगी क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया था, प्रशासन ने कहा कि पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, 21 दिनों के लिए जिस तरह बंद कर दिया था, शायद भय का सा एक माहौल आया था। तो उस समय आप लोगों ने क्या विचार बनाया, किस तरह अपने मरीजों को संभाला, क्योंकि आपकी अपनी एक जिम्मेदारी थी? ये आप ठीक कह रहे हैं। एक टाइम जब शुरुआती लॉकडाउन था तो एक भय का माहौल था, वो डॉक्टर्स में भी था, स्टाफ में भी था और साथ में जो मरीजों में जो आम आदमी जो खाई जी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने अपने डॉक्टर्स की मीटिंग की और उसमें हमने अपने आपस में बात करके और स्टाफ को अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि बीमारी है, एक चुनौती तो है, लेकिन ये नहीं है कि इसमें आप अपना हॉस्पिटल बंद नहीं कर सकते और जो पेशेंट आएंगे उनको केयर देनी है। तो उसमें हमने उनको जो है अपने हॉस्पिटल में जो हाइजीन वगैरह का ध्यान रखा, जो
अपने हैंड सैनिटाइजर्स वगैरह का है, स्टाफ को जैसे पीपीई किट वगैरह है, ये चीज़ें और मास्क वगैरह ये। कई बार ये आक्षेप लगे हैं कि पीपीई किट की कमी रही है या कहीं आप तक पहुंची नहीं है, क्या ऐसा था या एक अफवाहें थी? नहीं, शुरुआती दौर में ऐसा था क्योंकि एकदम से बीमारी आई, उसकी तैयारी थी नहीं, ना हम डॉक्टर्स की तैयारी थी ना, क्योंकि अचानक से बीमारी। हाँ, लेकिन उसके बाद में कुछ ही दिनों में ये सारी चीज़ें समझ गई और उसके बाद फिर ये कमी नहीं कभी नहीं गई। जी, एक बात पूछना चाहूँगी डॉक्टर साहब, मरीज उस समय कई बार ऐसा भी था कि काम चला गया था, पैसों की कमी थी, मजबूर थे किसी तरह से, और मजबूरी में जब आप तक पहुँचे तो आपने रियायतें दी उन्हें? हाँ, वो तो देखो ऐसे टाइम में हर आदमी अपनी कोशिश कर ही रहे थे, क्योंकि ये भी मदद थी। हाँ, ये तो सब कर रहे थे। अब जो समाज सेवी संस्थाएं थी वो अपनी तरफ से कर रहे थे, प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा था। अब हम बात करते हैं डॉक्टर एस एल वर्मा जी से। आपका तो शहर के बीचों बीच नर्सिंग होम है, तो आपके पास उन दिनों मरीज आए, आपने अपने हिसाब से किस तरह सेवाएं की? धन्यवाद करना चाहूँगा तो आज हमारे पास आए और हमें बहुत खुशी है कि उनके हाथों से हमें सामान मिले जी। दूसरे नंबर पे मैं माइक्रोन पृथ्वी, जिनके मालिक हैं हमारे खास दोस्त श्री रमेश बेग जी और उनकी फैमिली, प्लस जस्ट इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने एक ऐसा मंच एक ऐसा टिपिकल मंच पैदा करा। खास करके जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा मंच है, एक आधा और मंच है, जिन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिशनर की सेवाओं को मानता दी है। बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में जो हेल्थ सर्विस हैं मोर देन 75% वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर देखते हैं। फिर भी मैं आपको बताऊँगा हमने क्या करा, फिर भी हमें किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं करा और गवर्नमेंट ने नहीं करा। मैं आपको बताने चाहता हूँ कोरोना ही एक बीमारी नहीं है जिससे डेथ हो रही है, बहुत और बीमारी हैं जिससे इससे ज़्यादा डेथ हो रही हैं। ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज, हार्ट अटैक, दमा, कई बीमारियां और हैं। जे प्राइवेट प्रैक्टिशनर ने काम ना किया होता तो कोरोना तो संभाला नहीं जा रहा, तो क्या होता, हुआ कराई सारे हिंदुस्तान में मच जाती। सो प्राइवेट प्रैक्टिशनर का बहुत ज़्यादा रोल रहा। आप देखोगे कि कहीं भी जे नहीं हुआ। मैं अभी रोहतक की बात करूँगा, एक बार ही आया हो कि रोहतक में हार्ट अटैक वाले मरीज की सेवा नहीं करी प्राइवेट प्रैक्टिशनर ने, किसी की नहीं करी, एक भी मेरे को बता दो इंसिस्टेंट। तो हमने अपने जो मेंबर्स हैं उनको इतना इम्प्रेस करा कि यही टाइम है जो हमने सेवा करनी है, और जो घर में भी बैठे थे उनको बार बार टेलीफोन करके बैठा दिया। डॉक्टर वरुण अरोड़ा जी, अगर मैं आज की बात करती हूँ तो जो मृत्यु दर है वो हमारी पहले के हिसाब से कुछ कम आई है। शुरू में जब मार्च में हमारे पास 1 या 2 केसेस आए, उस टाइम पर हमारे पास 60 बेड का एक स्पेशल वार्ड जो इसके लिए निर्धारित किया गया, साथ में एक डे केयर आईसीयू जिसमें 10 बेड आईसीयू के और 18 बेड जो डे केयर के जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं उनके लिए रखा गया। पर धीरे धीरे देखा कि न केवल रोहतक बल्कि जींद, झज्जर, गुड़गांव, इसके साथ साथ हमारे पास 11 अलग अलग जिलों से मरीज आने शुरू हो गए। और उसके बाद अगले 3-4 महीने में हमारे ये तीनों के तीनों जो 24, 25, 26 वार्ड थे वो भर गए, और हमें ट्रॉमा वार्ड जो हमारा पूरा 120 बेडेड हॉस्पिटल है उसको हमें कोरोना वार्ड में कन्वर्ट करना पड़ा। और इसके साथ में जो एक्सीडेंटल इमरजेंसी सर्विसेज थी उन्हें हमें पुरानी इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा। ये समय हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जिस तरह से अभी बात हुई कोरोना वॉरियर्स की, जो सरकारी सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है मोटिवेशन। आज की डेट में 1 हफ्ते हम ड्यूटी लगाते हैं हमारे डॉक्टर्स की, स्टाफ नर्सेज की, और 320 से ज़्यादा डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, सफाई कर्मचारी, इसके साथ में कूड़ा उठाने वाले और साथ में ड्राइवर्स, सब तरह के लोग जुड़कर इतने सारा स्टाफ इन सब मरीजों की सेवा में लगा हुआ है। PGIMS ने पिछले 6 महीनों में कोशिश की है कि जो भी मरीज हमारे पास आए उसको समय अनुसार उचित इलाज मिल सके। रिसोर्सेज की कमी हर जगह होती है, हमारे पास भी थी, पर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कई NGOs ऐसी आगे आई जिन्होंने खाने में हमारा योगदान करा। हर तरह से हमें सपोर्ट मिला। PPE किट की शॉर्टेज हुई तो कई लोग आगे आए और डोनेट करा। तो अब बात करते हैं ब्रिगेडियर दीपक खुराना जी से, जो कि जनरल सेक्रेटरी है माइक्रोन पृथ्वी फाउंडेशन से। इन्होंने मिलकर, कर्नल मान ने मिलकर जो काम किया है कोरोना काल में, वो शहर देख रहा है और शहर बोल भी रहा है। लेकिन कुछ इनकी जुबानी सुनना चाहेंगे। ब्रिगेडियर साहब, आपने कैसे आगे बढ़कर मदद का हाथ बढ़ाया?
मैं माइक्रोन पृथ्वी फाउंडेशन की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि रोहतक शहर में समाज सेवा के लिए हम कई वर्षों से लगे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और कॉरपोरेशन के साथ मिलकर रोहतक में जो राहगिरी का प्रोग्राम चलता था वो हमने राहगिरी का प्रोग्राम बड़ी सफलतापूर्वक चलाया और उसमें मेन मुद्दे ये रहते थे कि हम किसी खास थीम पे रोहतक में काम करें जिसके अंदर स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक का उपयोग ना करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, एनवायरनमेंट की देखभाल करना, पानी का बचाव करना, आपसी भाईचारा बढ़ाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे अभियान पे हम काम करते हैं। लेकिन जब ये कोरोना काल आया तो हमने कॉरपोरेशन के साथ मिलकर, जैसा कि गुरदारा साहब ने खुद भी बताया है कि एनजीओस ने पूरा योगदान दिया जिसमें माइक्रोन पृथ्वी फाउंडेशन भी थी और जहाँ पे बना हुआ कुक खाना भेजने की ज़रूरत थी वहाँ पे हम लोग खाना भेजते थे, जहाँ पर राशन देने की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पे राशन देते थे, राशन के पैकेट्स बनाकर जो भी दिशा आदेश मिलते थे उसके मुताबिक हमारी फाउंडेशन इस कार्य में लगी थी। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि रोहतक के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन और कॉरपोरेशन के साथ मिलकर हमारे एनजीओ ने जो काम किया है वो काबिल तारीफ है और आगे भी कहीं ज़रूरत पड़ेगी ज़रूरतमंद लोगों को। जब यहाँ पे माइग्रेट लेबर शहर से गुजर रहे थे उनको जहाँ पर भी राशन की ज़रूरत पड़ती थी तो हम देते थे। इसके अलावा जो हमारा ऑफिस है गुलाब शीला बाईपास के नज़दीक है, वहाँ पे हमने माइक्रोन सेवा केंद्र के नाम पर अपना मोबाइल नंबर दिया और जिस भी व्यक्ति को कोई खास ज़रूरत पड़ती थी कोरोना टाइम या आज भी, वो हम मदद देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। चांद हुड्डा जी बैठे हैं, इन्होंने शायद कोरोना काल में जितना हो सका तन मन और धन, देखिए धन से भी मदद करते हैं लोग, मन से भी, लेकिन जब तन के साथ भी करते हैं तो अपने आप को बहुत बड़े रिस्क में लेकर आते हैं। तो किस तरह से हुड्डा साहब आपने लोगों की मदद की? ये एक हमारे ऊपर बहुत भारी विपत्ति थी और इस विपत्ति का सामने हमने सब मिलजुल कर किया है और उसमें सब ने अपनी अपनी तरफ से थोड़ी बहुत आहुति दी है। सबसे भारी प्रॉब्लम थी जब हमारा लॉकडाउन हुआ था, हम बाहर निकल नहीं सकते थे, मदद कर नहीं सकते थे, हम सभी मजबूर थे। तो उस परिस्थितियों में हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके लोगों को जहाँ से जो भी मदद की दरकार आई जी, वो हमने उसकी पूर्ति की और उसमें सभी ने सहयोग दिया और उसी का ही परिणाम है कि हमारे रोहतक के नतीजे बहुत शानदार रहे। अगर ना कोई भूख की पुकार आई, ना ही कोई और ऐसा संकट पैदा हुआ, सफाई का अगर हम ध्यान, हमारे कमिश्नर साहब जैसे बता रहे थे, अगर हमारे रोहतक की स्थिति बदतर होती तो कुछ और भयावह स्थिति होती, तो वो उनकी जो मेहनत पहले से जारी थी उसका अच्छा ही परिणाम मिला और अच्छी स्थिति में रही जी। हमारी तरफ से एक थोड़ी ही और आहुति इसमें दी गई है जिसको कुछ लोगों ने आइडेंटिफाई किया, कुछ ने नहीं किया। हमारी कुछ प्रॉपर्टियां हैं जैसे कि यही प्रॉपर्टी है या और कोई दाएं बाएं जैसे भी हैं, तो कुछ छोटे मोटे बेचारे दुकानदार थे, हैंड टू माउथ थे, जिनका गुजारा इसी पे था। हमने लॉकडाउन पीरियड का नहीं, हमने अनलॉक का भी टिल डेट भी हमारा अभी तक रेंट हमने उनका वेव ऑफ किया हुआ है, जब तक कि वो आगे खुद ये नहीं कहते कि हम स्टेब्लिश हो गए हैं, हम सेटल हैं, हम आपको किराया देने की स्थिति में हैं। ये हमारी संस्कृति की, हमारे संस्कारों की परीक्षा की घड़ी होती है जी जी बिल्कुल। और अगर हम उसमें खरे उतरते हैं तो थैंक्स हम अपनी पुरानी पीढ़ी को और उनको हम देते हैं जिन्होंने हमारे अंदर ये संस्कार पैदा किए ताकि हम अपने शहर को, देश को, उसकी शान को कायम रख सकें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राजेश, जो कि लाइफ केयर सेंटर से हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे बीच आए हैं और आपने इतने पुराने 6 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चला है, बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी होंगी, बहुत से अनुभव ऐसे हुए होंगे कि जिनको कि आपने पहली बार ज़िंदगी में महसूस किया होगा। ऐसा कौन सा एक वक्त आया कि आपने सोचा कि हे ईश्वर, अब हम क्या करें?
ऐसे मौके तो बहुत आए मैडम, अब भी आते हैं, बीच में पेशेंट फ़ोन करते हैं जी मेरे को फीवर हो गया, मेरे को खांसी होगी, तो हम उनको समझाते हैं कि नॉर्मल वायरल भी हो सकता है, आप घबराइए मत। पेशेंट को बड़ा कोरोना का फोबिया होता है, नहीं जी मेरे को कोरोना हो जाएगा, तो हम उनकी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री लेते हैं, उनको समझाते हैं कि आप अपना टेस्ट कराइए। जब कोई पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर उसको मेंटली उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, उसको डाइट का सहारा बताते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बोलते हैं कि हमारा और हमारे डॉक्टर 24 आवर्स ऑन है, हम आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे मरीजों से? अगर मान लीजिए आजकल लोग खांसते हुए भी डरते हैं, हल्की सी खांसी आ जाए तो क्या वो डरे या सीधा हॉस्पिटल आए? नहीं, इतना बिल्कुल डरे नहीं, अपना सेहत का ध्यान रखें। SpO2 का जैसे डॉक्टर ब्रूम ने बताया कुछ चीज़ें हैं, उनको अपना ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा हाई फीवर जाता है, पहले ये टेस्ट अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले जैसे PGI में और सिविल हॉस्पिटल में होता था, आजकल प्राइवेट लैब में भी होने लगा, तो आप अपना जाएँ टेस्ट कराएँ, इससे घबराएं नहीं, अच्छी डाइट लें। और उल्टा में इस कोरोना काल में जो हम लोग सीखे हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोग फ्यूचर में भी इस चीज़ को कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो हम एक मास्क यूज़ कर रहे हैं इससे हम कम्युनिकेबल डिजीज जैसे TB हुआ, बाकी वायरस हुए, उनसे ही बच रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि जो मास्क लगा रहे हैं ये ना सिर्फ हम कोरोना से बच रहे हैं, लेकिन और भी जो बीमारियां हम अपने साथ लेकर आती थी उनसे भी हम बच जाएंगे। डॉक्टर साहब ने एक बड़ी जानकारी आपको दी। सेकेंडली जो हम हैंड सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं या हम साबुन से बार बार हाथ धो रहे हैं, उससे हम GIT के इन्फेक्शन से बच रहे हैं। आप देखेंगे इस तरह के पेशेंट अब बहुत कम है। इस तरह का कोई पेशेंट जी मेरा पेट खराब हो गया या मेरे को ये हो गया, क्योंकि हम इतनी साफ सफाई और इतनी चीज़ें करें। तो मैं ये चाहूँगा कि इसके जाने के बाद भी हम इस तरह के कंटिन्यू रखें इन चीज़ों को, ताकि हम जो हमारे यहाँ कम्युनिकेबल डिजीज जैसे TB हैं, बाकी वायरल इन्फेक्शन है, उन सबसे हम बचे रहें।